हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम लोग चैप्टर 4 को और कंटिन्यू करेंगे। हम लोग केमिकल सिंबल्स और फार्मूला का डिफिनीशन देख चुके थे, ठीक है। अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे एटॉमिसिटी का इस वीडियो में, और वैलेंसी के बारे में जानेंगे, एटॉमिसिटी और वैलेंसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिसिटी के बारे में। कोई हम मॉलिक्यूल लिखे, चाहे वो एलिमेंट का हो या फिर कंपाउंड का हो। फिर से बताते हैं, एक मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक एटम हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, इसमें कितने एटम है? तो दो। ये भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें कितने एटम है? कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो, यानी कि 3 एटम्स। तो एटॉमिसिटी होता क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके नंबर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिसिटी। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना, तो ये एटॉमिसिटी का बहुत यूज पड़ता है, ठीक है। और कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, इसको हम तो आपको बता रहे हैं, समझ ध्यान से समझते चलना, ठीक है। तो जैसे अभी हम CO2 लिखे थे, तो कार्बन के आगे कुछ लिखा है? तो तुम्हारा आंसर होगा कुछ नहीं लिखा है, कोई डिजिट नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा है। ऑक्सीजन का आगे क्या लिखा है? 2। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है उसको हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। यानी कार्बन कितने एटम है? तो 1। ऑक्सीजन कितने एटम है? तो ऑक्सीजन के आगे हम डिजिट देखेंगे, तो ऑक्सीजन के आगे डिजिट कितना है? 2। यानी कि ऑक्सीजन कितने एटम्स है? तो 2। तो किसी एलिमेंट के आगे जस्ट उसके मतलब आगे जो भी डिजिट है या जो भी नंबर लिखा रहता है, वही उसका नंबर एटम्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1। O के आगे 2 लिखा है, यानी कि 2। टोटल कितने एटम्स हो गए CO2 में? 2 और 1 कितना हो गया? 3, ठीक है। अगर हम फास्फोरस में पूछे P4, इसमें पूछे कितने एटम्स है, साफ साफ दिख रहा है फास्फोरस के कितने एटम्स है। तो P मतलब फास्फोरस, इसके आगे 4 लिखा है। 4 मतलब फास्फोरस का कितना लिखा है? 4, यानी कितने एटम्स है? तो 4। सल्फर 8 होता है, ठीक है। सल्फर यस 8। तो 8 सल्फर का क्या लिखा है? 8, यानी कि इसमें कितने एटम हैं? तो 8 एटम्स हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो, अभी हम NH3 लिख दें, ठीक है। अभी हमने NH3 में पूछ रहे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। अगर हम केवल इसमें पूछते हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सेपरेटली, अगर हमको इसको कैलकुलेट करना हो कि नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, देन नाइट्रोजन के आगे कुछ लिखा है, कोई नंबर कोई डिजिट, तो आंसर होगा नहीं। यानी कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? 1। हाइड्रोजन के आगे कोई डिजिट लिखा हुआ है, तो तुम्हारा आंसर होगा यस सर 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा है, यानी कितने एटम्स हुए? तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हुए। 3 और 1 को प्लस कर कितना होगा? 4, यानी कि NH3 का एटॉमिसिटी कितना है? तो 4 है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा फार्मूला देते हैं। यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। अभी तुमको N यहाँ भी दिख रहा है, N यहाँ भी दिख रहा है, N के आगे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ भी N के आगे कोई नंबर कोई डिजिट नहीं लिखा है, यहाँ भी हम 1 मानते हैं, पता है आपको। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यानी नाइट्रोजन कितने एटम है? तो 2 एटम्स। वेरी गुड। अभी हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे क्या लिखा है? 2। यहाँ भी हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है? 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने एटम्स है? तो 4 एटम्स है, ठीक है। तो यह नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब बचा कार्बन। कार्बन के आगे कोई नंबर लिखा है?
ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई डिजिट लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ लिखा है? नहीं ना। यानी कार्बन कितना है? 1। कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे? 1। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के आगे कुछ लिखा है नंबर, डिजिट 1 2 3 4? नथिंग। देन ऑक्सीजन कितने एटम्स है? तो 1। यानी NH2CO NH2 यूरिया जो है उसमें टोटल उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4 2 6 1 7 1 8। यानी द एटॉमिसिटी ऑफ यूरिया इज 8। ठीक है, तो ये इस तरह से एटॉमिसिटी फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा इसको और टफ कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सब एक एक मॉलिक्यूल है, हम दो दो मॉलिक्यूल लेके देखते हैं। ठीक है, N2 लिखे हैं तो ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस का, और इसी के आगे हम 2 लिख दें यहाँ पे तो ये दिखा रहा है, बता रहा है कि ये 2 है, 2 नाइट्रोजन गैस हैं। ठीक है, अब ठीक है, नाइट्रोजन हम एटम की बात करें, हमको इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 सा 4, यानी नाइट्रोजन कितना एटम्स हो गया? 4। एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 4। तो ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। ये फास्फोरस में हम पहले बताए थे, फास्फोरस में 4 एटम्स होते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो अब फास्फोरस में कितने एटम्स हो गए? 2 4 जा 8, यानी फास्फोरस में कितने एटम्स हो गए? तो 8। ठीक है, अगर हम सल्फर 8 लिखे, यहाँ पे 2 लगा दें तो सल्फर कितने एटम्स हो गए? 2 8 जा 16, यानी सल्फर कितना हो गया? तो 16 हो गया। ठीक है, अगर हम यही यूरिया जो बोले थे NH2CO NH2 यूरिया, अगर यहाँ पे 2 लगा दे तब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 1 2 जा 2। हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है, यानी 2 2 जा 4। कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 2 1 जा 2। ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि 1 2 1 जा 2। ऐसे इस नाइट्रोजन का भी क्या हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। टोटल कितने एटम हो गए? 4 2 6 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 4 16, यानी NH2CO NH2 अगर आगे 2 मॉलिक्यूल है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिसिटी निकालते हैं और इसका यूज वैलेंस इक्वेशन करेंगे तो उसमें यूज पड़ेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा बस और टफ बताते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है, अभी आप फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले भी देख लेते हैं एटॉमिसिटी। Al2SO4 होल थ्राइस, अगर हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले ले एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, अभी हम इसमें बात करें कौन कौन से एलिमेंट है, तो एल्यूमिनियम है Al, सल्फर है S, ऑक्सीजन है O, 3 एटम है। तीनों को देखते हैं कितने कितने एटम्स हैं ये। एल्यूमिनियम में क्या लिखा है? 2, और यहाँ 2 है, 2 2 जा 4। सल्फर का देखते हैं, सल्फर का क्या लिखा है? 1, लेकिन यहाँ देखो ब्रैकेट लगा के 3 लगा हुआ है, यानी इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में भी होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 में भी होगा, और इस पूरे के आगे 2 लिखा है। तो सबसे पहले इस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी 6 यहाँ पे कुछ लिखा है, यानी 1 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ऐसे ही करते हैं, बाहर वाला जो है ना उसका सब में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो सबसे पहले इसको इस होल थ्राइस जो लिखा है ना, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका मल्टीप्लाई सब अंदर अंदर जितने भी एटम होंगे उनसे कर देंगे। तो इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट में कितने एटम्स हो गए? तो 24 से 30 से 34 यानी 34 एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिसिटी के बारे में। अगर हमको केमिकल फार्मूला बनाना सीखना है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो हमको केमिकल फार्मूला बनाना सीखना है तो हमको वैलेंसी पता होना चाहिए, किस पे कितना वैलेंसी होता है, किस पे कितना वैलेंसी नहीं होता है। तो इन जनरल हम कुछ एलिमेंट्स का कुछ पॉजिटिव चार्ज का, कुछ नेगेटिव चार्ज का हम बता देते हैं आपको। देखो, तुम पीरियोडिक टेबल में, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स होते हैं। इस 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, कुछ निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे उतना ही प्लस चार्ज आता है। अगर हम पूछे किसी पे 2 प्लस है, इसका मतलब क्या है? द एलिमेंट गिव डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। किसी पे 3 प्लस का मतलब होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट किया है। इसी तरह से निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। एक निगेटिव ये बता रहा है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, 2 ये बता रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, और 3 ये बता रहा है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। ठीक है, जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, एक फार्मूला बनता है, जो कि हमको आज पढ़ना है। तो हम बैलेंसी के बारे में जानते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव के बारे में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव क्यों करते हैं एलिमेंट? ये इसलिए रिसीव और डोनेट करते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से वो अनस्टेबल है, किसी के पास कम है तो वो अनस्टेबल है। तो क्या होता है कि जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वो दूसरे को दे देना चाहता है, और जिसके पास कम होता है दूसरे से ले लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वजह से ये आपस में रिएक्ट करते हैं और अलग अलग तरह के क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो हमको इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ना है। आज भी हम लोग निगेटिव चार्ज के बारे में लिख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव चार्ज और फिर फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज के बारे में लिख लेते हैं। हाइड्राइड Hp1- ऑक्साइड O2- होता है, हाइड्रोक्साइड OHP1- साइनाइड C N पे 1- कार्बोनेट CO3पे 2- हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3पे 1- सल्फाइड S पे 2- सल्फाइड SO3पे 2- सल्फेट SO4पे 2- नाइट्राइड N पे 3- नाइट्राइट NO2पे 1- नाइट्रेट
NO3 पे 1 माइनस, इसको नोट कर लेना, इधर लिख देते भाई। फॉस्फाइड P पे 3 माइनस, फॉस्फाइड PO3 पे 3 माइनस, फॉस्फेट PO4 पे 3 माइनस, फ्लोराइड F पे 1 माइनस, फ्लोराइड Cl पे 1 माइनस, ब्रोमाइड Br पे 1 माइनस, आयोडाइड I पे 1 माइनस, इसको नोट कर लो, ठीक है। और भी कोई छोटा होगा तो बाद में बता देंगे, ठीक है, जैसे फार्मूला आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना नेगेटिव चार्ज वाला नोट कर लो और इसको लर्न कर लेना, ठीक है। वीडियो पास करके इस पूरे फार्मूले को नोट कर लो। तो अभी क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।